आरा के बिलौटी गांव पहुंचे हैं और वहां पर जाकर परिवार वालों से मुलाकात की है। शाहपुर के बिलौटी गांव पहुंचे जहां उन्होंने भरत तिवारी की मां से मुलाकात की है, उनके आंसू पोंछे और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाया। भरत तिवारी की मां आशा देवी और पिता काशीनाथ तिवारी सहित पूरे परिवार से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि दोषी पुलिसकर्मियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। चिराग पासवान ने दो टूक शब्दों में कहा कि भरत तिवारी के साथ पुलिस ने गलत किया है और सरेंडर के बाद भी हत्या कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वे खुद इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलेंगे और एक एक बात को उनके सामने रखेंगे। भरत तिवारी की मां और उनकी भाभी पर लाठीचार्ज भी हुआ था और वो अपने दर्दों को यहाँ दिखाते श्रद्धांजलि दी उन्हें। लगता है कि गलत हुआ भरत तिवारी के साथ? नहीं, बिल्कुल गलत हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भाई भले आपको लाख शिकायत हो, लाख आपके आरोप हो, सब हो, पर कोई अगर आत्मसमर्पण कर रहा है तो आप उसकी हत्या नहीं कर सकते। आप पकड़ते, गिरफ्तार करते, जांच करते, पर इस तरीके से हत्या करना कतई लोकतांत्रिक समाज में इसको नहीं स्वीकार किया जाता। हत्या की बात कह रहे हैं आप, गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, सिर्फ एफआईआर। नहीं, बिल्कुल गिरफ्तारी एक एक की होगी। मैं मुख्यमंत्री जी से भी विशेष तौर पर इस विषय को रखकर सुनिश्चित करूंगा कि हर एक व्यक्ति जो इसमें आरोपित है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। 1400 करोड़ के घोटाले की बात चल रही है, बिलौटी गांव जो बिल्कुल गायब हो गया। 1400 करोड़ के जो सबूत थे भरत तिवारी के पास था, तो क्या उस एसडीओ के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? नहीं, बिल्कुल, जो भी सबूत, जो भी जानकारी उनके पास थी, जिसकी आशंका लगाई जा रही है, परिवार भी इस बात की आशंका कर रहा है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। महत्वपूर्ण सवाल, कल अमित शाह से भी आपकी मुलाकात हुई, दिल्ली में आप रहते हैं, बिहार का वहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं, बिहार के लोग आपको बिहार का भविष्य मानते हैं, तो क्या इस मामले में न्याय होगा? क्योंकि परिवार को न्याय मिले, भरत तिवारी जी वापस नहीं आ सकते। मैं परिवार की आंखों में जिस पीड़ा को देख रहा हूँ, उस पीड़ा को सिर्फ न्याय ही शांत कर सकता है और उसके लिए मैं हर स्तर तक जाऊंगा। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर जेपीएससी रिजल्ट को लेकर के सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि पीटी का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट सामने आ चुका है, जिसका अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे। सिविल सेवा पीटी परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है। कुल 2204 अभ्यर्थी इस परीक्षा में सफल हुए हैं। 19 अप्रैल को ये परीक्षा ली गई थी। जेपीएससी 2025 पीटी का रिजल्ट जारी हुआ है। बता दें कि 103 पदों पर नियुक्ति होनी है। निरंजन हमारे साथ है फोन लाइन पर। निरंजन, जेपीएससी का रिजल्ट जारी हुआ है, क्या कुछ हाइलाइट्स रिजल्ट का? बाद यहाँ के जो अभ्यर्थी हैं जो तैयारी करते हैं उन्हें रिजल्ट हाथ में लगा है और 103 पदों पर नियुक्ति होगी। 18 से 20 जुलाई को मेंस आयोजित की जाएगी। निश्चित तौर पर 2204 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। 2 लाख से ऊपर विद्यार्थी इसमें बैठे थे। कुल मिलाकर के एक उम्मीद रही है। जिस प्रकार से लगातार झारखंड सरकार जेपीएससी को लेकर के और एसएससी को लेकर के रिजल्ट जारी कर रहा है, कहीं न कहीं जो अभ्यर्थी लगे हुए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, बरसों से गांव से आकर के शहरों में रह रहे हैं, उन्हें एक जरूर सुकून मिल रहा है। लगातार जारी हो रहा रिजल्ट और झारखंड लोक सेवा आयोग द्वितीय श्रेणी की रिजल्ट जारी किया है और इसमें एसडीएम के पद हैं, डीएसपी के पद हैं, कई ऐसे पद हैं जो सेकंड क्लास के पदों पर नियुक्त किए जाते हैं और झारखंड सरकार लगातार ऐसे पदों को रिजल्ट जारी कर रही है। आपने अभी देखा कि कुछ दिन पहले झारखंड लोक सेवा आयोग और उसके बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के लाखों विद्यार्थी यहाँ पर परीक्षा में बैठ रहे हैं और लगातार वो सफल भी हो रहे हैं। कहीं न कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि है, सरकार के लिए भी उपलब्धि है। जो अभ्यर्थी अपने गाँव से आकर शहरों में लगातार बरसों से तैयारी करते हैं, उन्हें सुकून जरूर मिल रहा है। क्योंकि जब से ये सरकार बनी है, अगर देखा जाए तो लगातार रिजल्ट अच्छे जारी हो रहे हैं। क्योंकि बरसों से रिजल्ट रोका गया था, अब जाकर के उन्हें राहत मिली है। अब मेंस की भी तैयारी में छात्र लगे हुए हैं और मेंस का भी आयोजित किया गया है। 103 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, हम भरत तिवारी एनकाउंटर की बात कर रहे थे, जहां चिराग पासवान बिलौटी गांव पहुंचे और इस पूरे मामले को लेकर के जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी अपना बयान दिया और कहा है कि न्यायिक जांच के आदेश सीएम की तरफ से दिए गए हैं। जो भी दोषी होंगे उसके ऊपर कार्रवाई होगी या फिर हो रही है। माननीय चिराग पासवान जी भरत तिवारी के मामले पर संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, इससे किसी कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन माननीय सम्राट चौधरी जी ने इसको स्वतः जुडिशियल कमीशन बनाया। एडीजी स्तर के पदाधिकारी ने यह कबूल किया कि पुलिस से गलती हुई है और कैबिनेट से उसकी स्वीकृति दी। तो आरोप तो अभी तय नहीं हुआ है
और उस पदाधिकारी जो मेन स्ट्रीम का पदाधिकारी था SDPO, उसको हटा करके एक्साइज एक्ट, ये तो सेंटिंग पोस्ट है, ये तो सेंटिंग में वो तो आत्मा उसका करा रहा होगा, भयाक्रांत होगा वह कि आने वाले दिनों में कार्रवाई के हम जद में आएंगे। इसलिए बचाव का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में SDPO पर कार्रवाई के बदले सिर्फ ट्रांसफर की एक औपचारिकता जो है वो पूरी की गई। हालांकि इस ट्रांसफर को लेकर भी सवाल उठाए गए। तेजस्वी यादव ने खास करके सवाल उठाया, जिस पर मिथिलेश तिवारी ने बयान दिया और कहा कि तेजस्वी को सिर्फ बयानों से मतलब रहता है। अगर इतनी ही चिंता है तो पीड़ित परिवार से मिलने तेजस्वी गए क्यों नहीं? के बाद DSP को हटाया गया। अब जब तक न्यायिक जांच प्रक्रिया पूरी नहीं होती है और रिकमेंडेशन नहीं आता है, तब तक आप किसी अधिकारी को कैसे सस्पेंड कर देंगे? और अगर नहीं सस्पेंड करेंगे तो किसी अधिकारी को कहीं से हटा के कहीं रखेंगे तो इतनी तो उनको जानकारी होनी चाहिए। और मद्य निषेध विभाग में DSP का पोस्ट पूरी तरह से ऑफिशियल पोस्ट है, उन्हें कोई फील्ड का पोस्ट नहीं दिया गया है। लेकिन इसको लेकर के वो बोल रहे हैं। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप गए पीड़ित परिवार से मिलने? आप तो इतने भी कंसर्न नहीं है, आप नेता प्रतिपक्ष हैं। बिहार में कोई घटना होती है आप जाते भी नहीं है, घर से निकलते भी नहीं हैं और केवल कोठी और सुरक्षा मांगते रहते हैं और बैठ करके एक बयान दे देते हैं। तो तेजस्वी यादव बयानवीर नेता प्रतिपक्ष हैं और बिहार के शायद पहले नेता प्रतिपक्ष हैं जिन्हें बिहार के लोगों के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। और देखिए, मिथिलेश तिवारी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि किस तरीके से केंद्र सरकार की भी चिंता बिहार को लेकर के है और एक जो टीम है वो समीक्षा के लिए बिहार पहुंचेगी और बिहार आने के साथ साथ ये टीम शिक्षा की व्यवस्था को और कैसे दुरुस्त किया जाए इस पर काम करेगी। पहली बार भी मिला तो बहुत सारे मुद्दों को हमने उनके सामने रखा। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने सभी डायरेक्टरेट की समीक्षा करके और पूरा डिटेल डिमांड आप मुझे दीजिए। तो मैं कल फिर मिला और पूरा डिटेल डिमांड हमने उनके सामने रखा। वो खुद भी बहुत गंभीर हैं बिहार को लेकर के और उन्होंने अपने पदाधिकारियों को तत्काल निर्देश दिया कि आप तुरंत जो इनके मांग पत्र हैं उस पर पूरी तरह से समीक्षा विभाग में करके और आप पदाधिकारियों की एक टीम बिहार जाएगी। तो भारत सरकार की एक शिक्षा विभाग की टीम बिहार जाएगी और हमारे बिहार के अधिकारियों के साथ बैठेगी, क्योंकि पिछले दिनों ऐसे हुए हैं कि भारत सरकार के बहुत सारे फंड बिहार ने यूटिलाइज ही नहीं किए और वो लौट गए। उसको लेके हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी काफ़ी नाराज़ दिखे और उन्होंने कहा कि हम लोग पैसे देते हैं तो इसका उपयोग होना चाहिए बिहार में। तो हमने उन्हें पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि हमारी पूरी टीम इस काम में लगी है कि जो भारत सरकार हमें संसाधन उपलब्ध कराती है इसे हम पूरी तरह बिहार में यूटिलाइज करेंगे और पारदर्शिता के रूप में, पारदर्शिता के साथ यूटिलाइज करेंगे। और हमने उन्हें कुछ एडिशनल सहयोग भी बिहार के लिए मांगा, क्योंकि बिहार एक एस्पिरेशनल स्टेट है और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कुछ करना बाकी है। तो आधारभूत संरचना हो या नवाचार हो या हमारे टीचर्स की ट्रेनिंग हो या हमारे विद्यालयों में, हम चूँकि मॉडल स्कूल भी हम बिहार में खोलने जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के हमने माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से हमने अपनी मांग रखे हैं और उन्होंने अपने अधिकार, हालांकि उन्होंने पूरे अधिकारियों की टीम मेरे साथ बिठाई थी। एक तरह से समझिए कि एक बड़ी बैठक भी कल हुई उनके आवास पे। उसके बाद उन्होंने कुछ अधिकारियों को टास्क दिया कि चाहे वो समग्र शिक्षा का मामला हो या PM श्री स्कूलों का मामला हो, इन सभी चीज़ों को लेकर के, या पाठ्यक्रम का मामला हो या स्मार्ट क्लास का मामला हो, इन सभी चीज़ों को लेकर के वो बहुत कंसर्न दिखे और उन्होंने स्पष्ट अधिकारियों को कहा कि हमें बिहार के शिक्षा की गुणवत्ता को आगे बढ़ाना है, हमें शिक्षकों के क्वालिटी को भी आगे बढ़ाना है और इसके लिए सरकार को जो करना चाहिए वो सरकार करेगी। देखिए, खबर नवादा से है, जहां पर एक दलाल की वजह से कैसे प्रस्तुता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बता दें कि ये दलाल जो
कम पैसों का लालच मरीज के परिजनों को देते हैं और दूसरे अस्पतालों तक इन्हें ले करके जाते हैं। ऐसा ही मामला नवादा से सामने आया है, जहां पर सदर अस्पताल में प्रसव के लिए भर्ती महिला को दलाल बेहतर इलाज के नाम पर झांसा में लेकर बाइक पर बैठाकर अस्पताल से ले भागे। जब हो हल्ला हुआ तो प्रसव पीड़ा से कराहती गर्भवती को सड़क पर छोड़कर भाग खड़े हुए महिला पैदल ही फिर सदर अस्पताल लौटी। बाद में उसे वापस गोविंदपुर ले जाया गया, वहीं डिलीवरी हुई। हालांकि जानकारी के अनुसार नवजात की मौत हो गई। दलालों ने 15,000 रुपए में इलाज कराने का झांसा दिया था। आपको इस चीज़ को पूछना आपने किया? मरीज के लिए चल गया तो क्या कोची से ले गया? मरीज के नाम कोची से ले गया मरीज को? मरीज का मोटरसाइकिल से ले गया। आप भेजे ना? नहीं भेजे। कहाँ घर हुआ? गोविंदपुर हुआ। गोविंदपुर। अनिल विशाल हमारे साथ फोन लाइन पे है। अनिल, सरकारी अस्पताल लेकिन वहां पर प्राइवेट अस्पतालों के दलाल मौजूद रहते हैं, इन पर शिकंजा कब कसेगा और क्या पूरी घटनाक्रम इस बार सामने आई है? जी देखिए, नवादा सदर अस्पताल में निजी क्लिनिक के जो दलाल जो है वो आज कोई नया नहीं आ रहे हैं और इनकी अक्सर जो कई जो घिनौनी करतूत जो है वो सामने आते रहे हैं। और जो ताजा मामला जो है वो गोविंदपुर से जुड़े एक व्यक्ति का है, जहां राजेश कुमार की पत्नी जो है वो गर्भवती है और उसे सब पीड़ा के बाद उसे सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया जाता है। अभी वो अस्पताल में आई ही थी कि दलाल उनके पीछे पड़ गए और उसे सबसे बड़ी बात है कि उसे एम्बुलेंस या 4 व्हीलर से ना ले जाके उसे बाइक से ले गए और जब उसकी हालत जब रास्ते में बिगड़ गई तो उसे वहीं पे उसे उतार कर वहां से सभी फरार हो गए। महिला किसी भी तरह सदर अस्पताल पहुंची, जहां उसकी स्थिति बिगड़ने के बाद उसे पुनः घर वाले उसे गोविंदपुर PSC ले गए और वहीं उसका इलाज हुआ और इलाज के क्रम में जो है वो नवजात की मौत भी हो गई है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि अस्पताल में रात होते ही जो जितने भी दलाल हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और उनका जो करतूत जो है वो शुरू हो जाता है, जिस कारण प्रबंधन भी जो है कई बार जो है उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि कौन क्या कर रहे हैं। तो ऐसे में एक गंभीर सवाल यह उठता है कि दिन भर तो अस्पताल प्रबंधन के लोग अस्पताल की मॉनिटरिंग तो करते हैं, मगर रात होने के बाद जो है यह क्रिया जो है वो बिल्कुल शून्य हो जाती है, जिस कारण ये एक्टिव हो जाते हैं। और कई बार ऐसा देखने को मिला है कि मरीज जब इलाज के लिए जब भर्ती होते हैं तो कई बार उन्हें गेट से या वार्ड से सीधे उसे लेकर दलाल चले जाते हैं और निजी क्लिनिक में ले जाकर भर्ती कराकर मनमाफी का रुपया अपना कमाते हैं। हालांकि इस मामले में अस्पताल प्रबंधन का यह साफ कहना है कि इसको लेकर अभी तक कोई भी शिकायत नहीं मिली है। अगर शिकायत मिलती है तो उसको लेकर वो कार्रवाई करेंगे। फिलहाल प्रबंधन जो है वैसे कुछ लोगों को पहचान करने में जुटा हुआ है। उन्होंने कहा है कि ऐसे अगर लोग किसी भी लोगों की अगर शिनाख्त होती है उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए सम्राट सरकार लगातार पहल कर रही है और ऐसे में सम्राट सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि जो छोटे अस्पताल हैं वो बहुत जेन्युइन कंडीशन में ही वो बड़े अस्पतालों में रेफर करेंगे, क्योंकि हम व्यवस्थाएं जो हैं वो यहाँ पर सही तरीके से कर रहे हैं। तो देखिए, बिना वजह मरीजों को रेफर करने पर रोक रहेगी। बता दें कि रेफरल सिस्टम में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अब छोटे अस्पताल बिना सही कारण मरीजों को बड़े अस्पतालों में रेफर नहीं कर सकेंगे। सीएम सम्राट चौधरी के आदेश के मुताबिक 15 अगस्त से यह नई व्यवस्था लागू होगी, जिसमें प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। आदेश के मुताबिक डीएम और कमिश्नर रात में भी अस्पतालों की निगरानी और निरीक्षण करेंगे। पीएमसीएच के डॉक्टरों ने भी इस पहल की सराहना की है और कहा कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल पर इससे दबाव कम पड़ेगा। अस्पतालों में 15 अगस्त से रेफरल व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सीएम सम्राट चौधरी ने स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक में बड़ा आदेश दिया है कि अब सीधे तौर पर अनुमंडलीय अस्पताल हो या जिला अस्पताल हो, वहां से मरीजों को बड़े अस्पताल में अब रेफर नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ एमआरआई हो, सीटी स्कैन या पैथोलॉजी को है और मजबूत किया जाए। तो जांच व्यवस्था के साथ साथ इलाज की मुकम्मल व्यवस्था को लेकर सीएम ने बड़ा आदेश जारी किया है, जिसको लेकर एक्शन भी शुरू हो गया है। एक्शन प्लान भी बनना शुरू हो चुका है। पीएमसीएच जिस पर सबसे ज्यादा दबाव है, यानी बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल, यहां पर डॉक्टर जो हैं अब इस खबर के बाद क्या सोच रहे हैं, अस्पताल प्रशासन क्या समझ रहे हैं, जरा बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम अधीक्षक हैं, ये बताइए कि अब सीएम ने ये आदेश जारी कर दिया है कि अब अनुमंडलीय हो या सदर हॉस्पिटल, वहां सीधे रेफर नहीं होगा। देखिए, ये बिहार सरकार और मुख्यमंत्री माननीय स्वास्थ्य मंत्री का दूरदर्शी सोच है और इससे
केवल पेशेंट को ही नहीं फायदा होगा, पीएमसीएच को भी फायदा है। एक्चुअली क्या है, गोल्डन आवर बचेगा। अगर इलाज बढ़िया से जिला अस्पताल में हुआ तो पीएमसीएच आने का जो 3 घंटा 4 घंटा 2 घंटा समय लगता है वो बचेगा, और उसके कारण उसका जल्दी इलाज में ठीक सही होगा और जल्दी ठीक होगा। अभी आप देख रहे होंगे कि कोई भी इमरजेंसी केस में सीधे रेफर कर दिया जा रहा है, और इसका दबाव कितना झेलना पड़ता है? इसका दबाव तो बहुत झेलना पड़ता है, इसलिए कि मेरे पास बेड की कमी हो जाती है। अभी मैं ट्रांजेक्शनल फेज में है, नया बिल्डिंग बनना है और पुराना टूटना है, तो जगह की हमारे पास कमी है। फिर भी हम लोग जितना बिहार का जितना रेफर्ड केस है ये सब करते हैं। अभी आप ओटी में जाएंगे तो न्यूरो और सर्जरी में देखेंगे, इमरजेंसी में 24 घंटा ओटी में चलते रहता है। पहले इससे होगा कि पीएमसीएच पर लोड थोड़ा कम पड़ेगा। अभी क्या देख रहे हैं, अभी जो मरीज यहाँ रेफर किए जा रहे हैं क्या कंडीशन होता है उनका? क्रिटिकल कंडीशन रहती है, आते हैं मरीज यहाँ अगर क्रिटिकल कंडीशन में आती है तो हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट करके जो भी सुविधा है, जितनी आईसीयू भेजना है या कहाँ भेजना है या सर्जरी भेजना है, सब अपना हम लोग अपना मेंटेन करते हैं। तमाम जो डॉक्टर्स हैं ये साफ तौर से मान रहे हैं कि पीएमसीएच रेफर नहीं करता है, लेकिन राज्य भर के अस्पतालों से मरीज पीएमसीएच रेफर होकर आते हैं, और इस पर जल्द ही विराम लगेगा, क्योंकि 15 अगस्त के बाद सीएम सम्राट चौधरी ने साफ कहा है कि अब छोटे अस्पताल, खासकर जो अनुमंडलीय अस्पताल हैं, जिला अस्पताल हैं, वहां से अब बड़े अस्पताल यानी मेडिकल कॉलेजेस में मरीज जो है रेफर नहीं किए जाएंगे। और कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। सीमांचल का कटिहार जो झारखंड, बंगाल और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटा हुआ है और तस्करी के नजरिए से बेहद ही खास और अहम माना जाता है, लेकिन अब लगातार केंद्र और राज्य सरकार अलर्ट मोड में है कि सीमा सुरक्षा को और चौकस किया जाए। इसी को देखते हुए हाल के दिनों में स्मैक और अन्य अवैध तस्करी के मामलों को लेकर पुलिस ने यहां भी चौकसी बढ़ा दी है। संवाददाता सुब्रत की इस रिपोर्ट को दिखाते हैं। सीमांचल के जिले कटिहार का सुरक्षा व्यवस्था अक्सर चुनौतीपूर्ण रहा है। सुरक्षा एजेंसी की बात करें तो कटिहार जिले के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अक्सर सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर रहा है। जहां अब तक इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो रेल सीमा के माध्यम से कटिहार जिला बंगाल और नेपाल से सटा हुआ है, जबकि राज्य स्तर में इसका बड़ा हिस्सा बंगाल से, जबकि कुछ हिस्सा झारखंड से सटा हुआ है। इसीलिए इस इलाके को तस्करी का गोल्डन कॉरिडोर माना जाता है। समय समय पर इस इलाके में तस्करी के बड़ा रैकेट का खुलासा होते रहा है, जिसमें मानव तस्करी, जाली नोटों की तस्करी और स्मैग जैसे तस्करी का बड़ा भंडा पड़ रहा है। लेकिन अब राज्य स्तर पर भी एक बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसमें बिहार के जो बॉर्डरिंग इलाका है उसमें लगभग 729 किलोमीटर इलाका जो नेपाल से सटा हुआ है, उसमें विशेष सुरक्षा निगरानी के साथ साथ खासकर सीमांचल के जिले के लिए भी विशेष सुरक्षा निगरानी करने की बात मुख्यालय द्वारा किया गया है, जिसमें लगभग 1300 अधिकारी और 138 जवान को विशेष शाखा में प्रतिनियुक्त किया गया है। उम्मीद है कि अब कटिहार जैसे जो सेंसिटिव इलाका है इससे भी इसकी आंतरिक सुरक्षा और मजबूत होगा और बिहार जैसे राज्य में कोई भी असामाजिक तत्व अपना मंसूबा पर कामयाब नहीं हो पाएगा। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। अब खबर पटना से, जहां पर बाइक चोरी की घटना सामने आई है और चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और इस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर इस मामले की जांच भी की गई है। बाइक मालिक ने दीघा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों की पहचान में जुटी हुई है। मामले की जांच जारी है। खबर नवादा से है, जहां पर एक छात्र को बेरहमी से पीटने का आरोप स्कूल में लगा है। बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल ने इस छात्र की पिटाई कर दी है। स्कूल के डायरेक्टर पर छात्र को बेरहमी से पीटने का आरोप लगा है। मामला नवादा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अतौवा रोड के आदर्श विद्या भारती रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल का है। पीड़ित छात्र ने बताया कि स्कूल के डायरेक्टर ने बुरी तरह से पीटा है। उसे स्कूल के ही कुछ छात्रों ने साजिश के तहत फंसाया और उसके बाद उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। उसने बताया कि उसके ऊपर यह आरोप लगा कि वह लड़कियों की कॉपी में कुछ लिख देता था, जिसकी शिकायत स्कूल को मिली और बच्चों ने यह पूरा आरोप उनके ऊपर लगा दिया। शिकायत के बाद डायरेक्टर ने अपना आपा खोते हुए छात्र को बुरी तरह से पीटा। इस बात की जानकारी तब हुई जब छात्र के पिता उसे लेने के लिए स्कूल गए हुए थे। उन्होंने बताया कि जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी शुरुआती जांच की। छात्र के पूरे शरीर पर डंडे के चोट के निशान है और उसके सर को भी दीवार से पटका गया है, जिस कारण उसकी स्थिति गंभीर बन चुकी है।
स्कूल के एक छात्र को बेरहमी से पीटा गया है और पिटाई कुछ इस कदर की गई है कि उसे देखकर हर कोई मर्माहत है और सबके मन में एक ही सवाल आ रहा है कि आखिर उस छात्र को इतनी बेरहमी से क्यों पीटा गया। जब उसके परिजन आज इलाज के लिए नवादा सदर अस्पताल पहुंचे तो मामला हैरान करने वाला निकला और परिजनों ने बताया कि छात्र ने यह बताया कि उसके ऊपर यह आरोप लगा है कि उसने लड़कियों की कॉपी में कुछ लिखा है और उसका बिना तहकीकात किए स्कूल के प्रबंधन के द्वारा उसे बेरहमी से पीटा गया है और इस कदर पीटा गया कि जब वो इलाज करने के लिए नवादा सदर अस्पताल आया तो हर कोई हैरान रह गया। इस मामले पर छात्र का यही कहना है कि उसे फंसाया जा रहा है और उसके बाद ही उसकी पिटाई की गई। फिर दोपहर को 2 बजे मारे हैं सर मेरे को। कौन सा? डायरेक्टर। क्या नाम है उनका? राम परवेश। क्या चीज़ मारे? खजूर वाला डंडा से। तो उन्होंने बोला कि आज हम बच्चे को पिटाई किए हैं। हम बोले कि किस चीज़ का भाई काहे के लिए पिटाई किए हैं? तो बोल वो ये किसी लड़की का कॉपी में लिख रहा है। तो जब हम बच्चे से पूछते हैं तो ये बता रहा है कि हम नहीं लिखे हैं पापा, ये 3 लड़का कोई और है वो लिख करके मेरे को फंसा रहा है। फंसा करके उन्होंने प्रिंसिपल के पास में मेरा शिकायत कर दिया। प्रिंसिपल सर हमको इस तरीक़े से बेरहमी से मारे हैं। स्कूल जब उसके पिता जब उसे लेने के लिए पहुंचे तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। अगर उसके पिता उसे घर लेने के लिए नहीं गए हुए थे तो शायद यह मामला भी सामने नहीं आता। अब ऐसे में एक सवाल उठता है कि बच्चे की इस कदर पिटाई कहाँ तक जायज़ है और इसे इस तरह पनिशमेंट देने का अधिकार किसने दिया। सवाल कई है और उसके जो पिता जो है लगातार इसको लेके कानूनी कार्रवाई की भी बात कर रहे हैं और इलाज होने के बाद वो उन्होंने कहा है कि इसकी वो शिकायत थाने को करेंगे और बच्चे को मारने के उद्देश्य से उसे पीटा गया है। लोगों के मन में एक ही सवाल है कि आखिर बच्चे ने कौन सी बड़ी इतनी गलती कर दी कि उसे इस कदर पीटा गया है। अब आगे देखना होगा कि जांच में आगे क्या कुछ निकल कर आता है और इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। कहते हैं हौसले बुलंद हो तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं होता गया। जिससे कुछ ऐसी ही खबर सामने आई। हम बात करें ब्रिजेश कुमार की, जिन्होंने अपने दोनों हाथ गंवा दिए लेकिन इसके बावजूद अपने पैरों के जरिए फोन चला लेते हैं, कई काम कर लेते हैं। बताया जाता है गया जी के केंदुआ गांव के रहने वाले ब्रिजेश कुमार 11,000 वोल्ट करंट हादसे में दोनों हाथ गंवा बैठे, जिसके बाद उन्होंने जिंदगी से हार नहीं मानी। आज वे पैरों से मोबाइल चलाते हैं, पैरों से लिखते हैं और सैकड़ों बच्चों को पढ़ाकर समाज के लिए प्रेरणा बन गए हैं। पिछले 3 सालों से वे गांव में गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। आर्थिक तंगी के बावजूद उनका इंजीनियर बनने का सपना कायम है और वे नौकरी की तलाश भी कर रहे हैं। ब्रिजेश की कहानी साबित करती है कि मजबूत इरादों के सामने कोई भी मुश्किल मंजिल की राह नहीं रोक सकती। पढ़ा लिखा तो ज़्यादा नहीं है, फिर भी ग्रेजुएशन कर चुके हैं और मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। 1 से लेकर 10 तक बच्चे हमारे पास में पढ़ रहा है। 30 से 40 बच्चे पर डे रोज का मतलब पढ़ा रहे हैं और मैं इससे लिखता हूँ बोर्ड पे और पैर से मोबाइल चलाते हैं और अपने से मोबाइल निकाल लेना, अपने से मोबाइल रख लेना, अपने से फोन लगा लेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रा को लेकर के एक पर पोस्ट किया है और इस पोस्ट के जरिए उन्होंने इस यात्रा के महत्व को समझाया है, बताया है और ये भी कहा है कि जो लोग यात्रा कर रहे हैं उनके लिए सारी चीज़ें आसान कर रखी गई है। इसके साथ साथ राज्य सरकार भी पूरी पहल कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट करते हुए लिखा कि बाबा बर्फानी के दर्शन से जुड़े श्री अमरनाथ यात्रा भारत की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता का एक अध्याय है। पीएम मोदी ने सभी श्रद्धालुओं की यात्रा के सुरक्षित और मंगलमय होने की कामना की है। इस मौके पर उन्होंने शिव भक्तों के लिए 5 संकल्पों से जुड़ा एक विशेष पत्र भी जारी किया है। न्यूज़ 18 पर